हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सो हमारा जो पॉडकास्ट है बियॉन्ड 9 to 5। यहाँ पे हम उन लोगों को लेके आते हैं जो बियॉन्ड 9 to 5 कुछ आपको समझाते हैं, कि दिखाते हैं कि ये भी ऑप्शन है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत स्पेशल है। हमारा बचपन में सपना होता है आईआईटी में पढ़ेंगे, ये आईआईटी टॉपर रह चुकी हैं, आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सपना, उसके बाद एक सपना और होता है, गवर्नमेंट ऑफिस जॉब करनी है, उसमें भी ग्रेजुएट ऑफिसर बनना है। उन सबको छोड़ के आइए योगा ट्रेनर बन चुकी हैं। इनकी जर्नी जानेंगे। तो लेट्स वेलकम मोनी कर्माकर जी। हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आपके पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं आज का पॉडकास्ट से सारे दर्शक बहुत सारे कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन लेके जा पाए। चलिए, जैसे हमने आपका इंट्रो बताया कि आप आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हैं, जी। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और बहुत सारे अपने बोर्ड में आप रैंक लेके आई। मतलब जो एकेडमिक एक्सीलेंस से आया, उसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या डिसिप्लिन था? जी। पहला तो ये मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है उसी के में एक आंसर छुपा है, डिसिप्लिन वर्ड, है ना। हम जब भी लाइफ में कुछ भी करें, वो एकेडमिक्स हो, वो आपका कोई पैशन भी हो, अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। हम सब पढ़ते हैं बचपन में, पर डिसिप्लिन कैसा, मेरे लिए मानना ये है कि डिसिप्लिन कोई रिजिडिटी नहीं है कि मान लो अरे ये नहीं क्या वो नहीं क्या इस टाइप पे, पर ये ऐसा एक नियम है जीवन जीने का कि आपने जो चीज ठान लिया, भले ही आप उस पर फेल भी क्यों ना हो, पर आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन फॉर मी। मतलब आज मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम दिया, उस पर अच्छा मार्क्स नहीं आए, फिर भी मैं तब तक दूंगी जब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी तैयारी सबसे अच्छी हो, है ना। तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूं, तो वही मेरे लिए वो नेवर गिव अप एटीट्यूड ही मेरे एकेडमिक परस्यूट का मतलब कर ही रहा है। और ये मुझे अपने बाबूजी मेरे पापा से मिला है धरोहर। गुड। आजकल के बच्चों को ना यही प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन होता नहीं है, और फिर एकेडमिक सक्सेस आती नहीं है। तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप आजकल के बच्चों को? बिल्कुल। आजकल के बच्चों का जो स्ट्रगल है, मैं नहीं बोलूंगी कि उनकी स्ट्रगल कम है, हमारी इस टाइम पे स्ट्रगल ज्यादा थे। मैं ऐसा डिमार्केशन में नहीं जाना चाहती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल ना सोशल मीडिया और बहुत सारे मोबाइल हो या वीडियो गेम्स हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए जो शायद हमारे टाइम पे उतने नहीं थे। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, आजकल पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया। मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल में इतना बड़ा एक कोई वीडियो गेम या कोई मान लो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आता है, दूसरा बच्चा अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड से वो देख के बोलता है अरे मेरे पास तो है नहीं, ये नहीं है तो मेरे को पढ़ाई नहीं होगा, है ना पापा, ये वाला महंगा वाला बुक या फिर हम अगर वैसा वाला आईपैड जैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बात वहां पे ही समझने की है। बच्चों में यही कहना चाहती हूँ कि ये माध्यम नहीं बनना चाहिए आपके हार्डवर्क का कि मेरे पास क्या नहीं है। आपको वो देखना चाहिए कि आप किस किस चीज से ब्लेसिंग पा चुके हैं ऑलरेडी। आपके मम्मी पापा ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क करके आपके सारे डेली नीड्स को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप उनका पर्सपेक्टिव भी समझिए और साथ में ये देखिए कि आप इसी लिमिटेड रिसोर्स में कैसे अच्छा कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, लिमिट तो है ही नहीं कुछ। आप अपने पोटेंशियल में बेस्ट रहिए, अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए, जरूर सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। गुड। सो जितने भी पॉडकास्ट को आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, नोट कर लीजिए। आप एक टॉपर सीख रहे हैं। चलिए, उसके बाद नॉर्मली लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, और गवर्नमेंट जॉब में भी गैजेट ऑफिसर का रैंक मिले। तो बहुत बड़ा सपना होता है। आपने उस सपने को छोड़कर वो ये माइंड में कैसे आ गया उस सपने को, इतना जो सपना जिया आप, जिसके लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, इतना मतलब 15-15 घंटे काम किया, 16-17 घंटे पढ़ाई की, वो कैसे छोड़ना, वो टर्निंग पॉइंट कैसा है आपकी लाइफ? ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, जैसे हर कोई बचपन में जो एम होता है, हमने जो लाइफ के टारगेट सेट कर लिए हैं कि 25 तक हम सरकारी नौकरी ले लेंगे, फिर उसके बाद शादी कर लेंगे, फिर बच्चा कर, मेरा भी वैसा ही था। मैं भी बिल्कुल एक मिडिल हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं था कि इस बचपन से ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था, क्योंकि मैं एक फार्मर, जो मेरे दादाजी थे वो वही क्लास से बिलोंग करते थे। पर बात ये हुई कि जब मैं ग्रोइंग स्टेज में, जब मैं बहुत सारे मेरे आईटीज के
दौरान, मैंने एनआईटीज के डेज के दौरान बहुत सारे लोगों से मिली, इंटरेक्शन की, तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आने लगे दुनिया को जानने की, सीखने की। मतलब मैंने ये अपॉर्चुनिटीज देखा कि जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर हम बस सही पॉइंट पे सही मौके में पहुंच नहीं पाते, या हम उस डायरेक्शन में थोड़ा हिम्मत के साथ कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। पता नहीं दुनिया क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये डर सबको सताता, इसलिए बहुत लोग आज भी मन मार के बैठे रहते। तो मैंने क्या किया, अपने उस डर से एक कदम आगे गई। एक टाइम पे जब मैं ग्रो कर रही थी तो बाकी सबकी तरह मुझे भी सरकारी जॉब में आना था, इसीलिए मैंने एग्जाम दिया। यूपीसी जैसा टीपीएससी हमारे स्टेट में है, जो इससे वजह से मुझे नौकरी, त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिससे मैंने इतने साल 7 साल काम किया, तो मैंने भी बहुत सारे प्रीलिम्स मेन सब कुछ क्लियर करके आए। तो पर आने के बाद मैंने वो जीवन जिया। मैं नहीं बोलूंगी कि वो सपना देखना गलत है, नहीं बच्चों, सपना जरूर देखो, पर सपने से इवॉल्व भी होते रहो। है नहीं कि एक जगह स्टक हो जाओ। अपने सपने को इतना ऊंचा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि आप उसके लिए डेली मेहनत करो। सपना, आप एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे, सपना ऐसा देखो कि रात में वो आपको सोने ना दे, है ना। यस। तो सपना मैंने शुरुआत में छोटा देखा, फिर जब उस वो फुलफिल हो गया तो फिर मैं थोड़ा और बड़ा सपना देखने लगी, फिर मैं थोड़ा और देखना चाहती। अभी आज के डेट में मेरा सपना ये है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे भारत के लिए कुछ करना है, हमारे देश के लिए करना है, और सबको स्वस्थ बनाना है, वही है। गुड। आप गवर्नमेंट जॉब के बाद आप योगा ट्रेनर बनी, आयुर्वेदा में बहुत अच्छा कर रही हैं, न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा कर रही हैं। ये जी ठीक है, इसमें आपको क्या अच्छा लगा? जी, ये कहानी थोड़ी पर्सनल है। जैसे मैं आपसे पहले भी संदर्भ में बात कर रही थी कि जब हम पढ़ाई करते हैं, सब कुछ इतना ना मेहनत, नौकरी पीछे भागते हैं, तो मेरे साथ सिर्फ नहीं, मैंने अपने आसपास अपने कलीग्स के साथ भी देखा, हमारे अंदर स्ट्रेस, हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, जो कलीग्स के साथ ये अच्छा प्रमोशन पा ले रहा है, मैं नहीं पा रहा हूँ। मान लीजिए इसका बैंक बैलेंस इतना ज्यादा, अरे इसने तो 2 घर बना लिए, इसने तो 4 गाड़ी खरीद ली, मेरे पास तो हो नहीं रहा है, पर मेहनत तो, ये सब हमारे अंदर इनर ट्रॉमा, आप बहुत बेहतर जानेंगे, आप एक हीलर हो, तो ये सब ना सबकॉन्शियस माइंड में ये सब पनप रहा है। तो यही सब साइकोसोमेटिक डिजीजेस का जड़ है। हमारे योग वशिष्ठ में कहते हैं, बहुत सुंदर से एक कंसेप्ट है, आदि व्याधि, है ना। उसमें कहा जाता है कि हमारे जो सारे मनोमय कोश से जो विकृति है, वो हमारे प्राणमय कोश, फिर हमारे अन्नमय कोश, जो हमारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे बीमारी का नाम लो आईबीएस। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं आईबीएस से बहुत पीड़ित थी, वो भी टीनेजर काल में, क्योंकि पढ़ाई, अभी एग्जाम देना, इसमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट नहीं आया तो 1 मार्क से सेकंड आ गए तो कैसे चलेगा, वैसा टाइप का। अभी ये नौकरी चाहिए, कल वो नौकरी, अरे नहीं मैथ्स में तो 99.9 आए हैं, 100 तो आया ही नहीं, लो मैं तो बिल्कुल ही निकम्मा, ऐसा टाइप का भी होता है। तो टॉपर्स में ना जनरली ये एक बहुत प्रेशर, मतलब एक बार जब आप फर्स्ट हो जाते हो ना, आप सेकंड होने का मौका खो देते हो। ये मैंने एक बार शाहरुख सर के स्पीच में सुना था। तो ये मुझ पे बहुत प्रेशर था कि मुझे हमेशा ही फर्स्ट आना है, हर साल फर्स्ट आना है, हर सेमिस्टर फर्स्ट आना है, 10 आउट ऑफ 10 ही चाहिए। हालांकि मैंने अचीव किया आईआईटी में, परफेक्ट 10 स्कोर है मेरा, पर उस परस्यूट में मैंने अपने हेल्थ को खो दिया, क्योंकि मैंने इतना अपने अंदर पाल रखा था, और शरीर के लिए 2 मिनट भी पॉज लेने का मैंने सोचा नहीं। खान पान मेरा सही नहीं था, मैगी पे हम हॉस्टल में जीते थे। तो ये सबसे जन्म हुआ मेरे अंदर के आत्मा का जागरण, और वो मेरा नहीं, शायद भगवान चाहते थे। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, बहुत सारे मेरे को डिजीज हो गए थे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसके बाद ही मैंने रियलाइज किया कि नहीं, दैट इज इट, अब कुछ और ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो मुझे, मेरे को मेरे से मिला है। मैं खो दी हूं अपने आप को, अब बस मतलब जा रहे मशीन की तरह, एक काम कर रहे, डेली काम कर रहे, साइट पे जा रही हूँ, बहुत सारे फोन कर रही हूँ, सारे महीने के में पैसा आ रहा है, सैलरी, पर इससे मैं खुश नहीं हूं। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, और ऐसे ही योग मुझे सबसे पहले मिला, जिसने मुझे पुनर्जीवन दिया। मैं उसको, मतलब माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो मेरे जीवन में मेरे योग गुरु और योग का ये, क्योंकि उससे मैं योगिक, सब समझते हैं योगा बस आसना है ना, हाथ पैर हिलाना, पर योगा ये नहीं, ये बस एक स्तंभ है। 8 लिम्स है हमारी योग के फिलोसॉफी की, उसका एक चौथा पांचवा पोर्शन आसना प्राणायाम है। और पहले जो शुरू होता है यम नियम, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वैसे योग के बाद आयुर्वेदा, फिर नेचुरोपैथी में पहले पढ़ती गई, और फिर अभी प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसे ही गुड, शुरू। बहुत अच्छी बात है। मुझे ना आपकी बात सुन के ना अपनी बात याद आ गई। सीए फील्ड में क्या होता है ना, आप पे प्रेशर होता है डेडलाइन का। जी अभी टीडीएस की लाइन जानी है, फिर ईएसआई जाना है, फिर पीएफ जाना है।
फिर इनकम टैक्स आ गया, फिर जीएसटी आ गया। आपको सारी डेट याद रहती है, लेकिन आपको ना अपनी डेट भूल जाते हो। अपना बर्थडे भी भूल गया, बहुत बिल्कुल। का बर्थडे निकल गया, पता नहीं चला। बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो जी। इसलिए मैंने कहा इस लाइन में आया, जी। क्योंकि प्रेशर होता है ना, डेडलाइन जानी है। और सीए लाइन में क्या होता है, क्लाइंट लास्ट डे पे, लास्ट आवर पे आएगा। जी, आप मार्च 31 को शायद पूरा रात सोते भी नहीं हो। चलिए, अभी आपका जो मिशन है, आपके पास डिग्री भी है इसके ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, योगा के ऊपर। जो आपका अभ्युदयम स्थापना करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? जी, तो यही वो अभ्युदयम स्थापना करने की प्रेरणा ऐसे हुई जैसे ये पर्सनल एक अनुभव से आया। जैसे मैंने बताया, मैंने खुद अपने आप को योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और जो भी होलिस्टिक साइंसेस मौजूद है, जो हमारे पुराने भारतीय परंपरा की धरोहर है, उससे मैंने ठीक किया। मैं बहुत सारे योग गुरुओं से मिली। तो फिर जब मैं खुद ठीक हो पाई ना, तो मुझे फिर लगा, अरे ये तो इतना गुड़ विज्ञान है, लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। तो क्यों ना ऐसा एक संस्था बनाया जाए जो, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूं, तो मुझे रिसर्च भी बहुत पसंद है। मैं हर कुछ में एक साइंटिफिक बेसिस, एक बैकिंग ढूंढती हूँ। क्या ये साइंस मॉडर्न साइंस से मेल खाता है? क्या योगिक साइंस में ऐसी कोई बातें हैं जो आज के डेट में भी, आज के संदर्भ में, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो बच्चे पीड़ित है, जो टीनेजर्स, जो कि आजकल सुइसाइड्स आप देख रहे हैं कितना ज्यादा, मेरे खुद के सोसाइटी में हो चुके 2-4। तो ये सब ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। तो मैंने सोचा, क्यों ना एक संस्था, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे मैं पुराना मॉडर्न विजडम, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, स्वर विज्ञान जैसे, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया, मैंने तो सीखा, अब मेरे देने की बारी है सोसाइटी को। तो वो मैं लाऊं, और साथ ही साथ जहां पे इंटीग्रेटेड अप्रोच पे मॉडर्न साइंस के ऊपर भी काम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आयुर्वेदा को लेके, मॉडर्न जो डॉक्टर्स है, जो पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट भी आएंगे उस प्लेटफॉर्म पे, और पुराने हमारे साइंसेस के जो एक्सपर्ट्स है वो भी आएंगे। तो वैसा एक प्लेटफॉर्म मैं बनाने का कोशिश पे हूं। बना है, अभी आगे और काम बाकी है। नाम कहाँ से आया इसका, कुछ इसके बारे में बताइए। नाम अभी यूनिक कैसा रखा हुआ है? एक बार, ये नाम की भी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। जब मैं ऋषिकेश में अपने मतलब जो हमारा कोर्स चल रहा था, जब मैं एडवांस लेवल का कोर्स कर रही थी, तभी जब RYT 500 कर रही थी योगा अलायंस USA के साथ, और मैं ऋषिकेश में, मेरा ट्रेनिंग होता था। तो एक बार मैं गंगा किनारे ऐसे ही सुबह 6 बजे बैठी हुई थी, बहुत ठंड थी, कोई नहीं था मेरे आसपास। मैं एक शॉल ओढ़े, मैं उधर अपना सूर्य नमस्कार कर रही थी। फिर मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैं ऋषिकेश के घाट पे, परमार्थ निकेतन के सामने घाट पे, मैं ऐसे अकेले बैठी हुई थी, और भी बहुत सारे फॉरेनर्स लेडीज थे, वो अपना सनबेदिंग कर रही थी। तो जब गंगा की फ्लो जा रही थी, तो वो उस टाइम पे ना सूरज ऐसे आ रहा था। तो सूरज जब आता है ना, तो उसका एक नाम है। तो उसी दिन मुझे संस्कृत में एक श्लोक मिला जिसका नाम था अभ्युदया, कि अभ्युदय मतलब सूरज का आगमन, जीवन में सूरज की गति, राइजिंग, सनराइज। तो वो दिन मुझे क्लिक कर गया। फिर मैंने तभी सोच लिया था, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं एक एंटरप्राइज खोलूं, ऐसा तब से ही था। मैं 2 साल से इसके पीछे परिकल्पना कर ही रही थी। तो फिर मुझे याद आया, क्यों ना मेरे जीवन में जैसा शुरू सूर्योदय हुआ है, सबके जीवन में सूर्योदय करने के लिए, लोग अपने आप को एक नए तरीके से बेस्ट पोटेंशियल में जानने के लिए अभ्युदय नाम बहुत सही रहेगा। मैंने बहुत विचार किया इस पे, मुझे तो ये नाम एक ही बार में सही लगा, वो नाम मुझे आया। मैंने इसके बहुत सारे वर्जन्स, लोगों को खुद को मैंने खुद डिजाइन किया, मैंने उस लोगों को। तो फिर मैंने अपने परिवार से बोला, तो उनको ये नाम बहुत कठिन लगा। उन्होंने बोला, कुछ सरल सा नाम सोच लो, ये बड़ा संस्कृत है, लोगों को इतना जमेगा नहीं। मैंने बोला कि कोई नहीं, भारतीय संस्कृति हो सकती है लोगों को थोड़ी सी कष्ट लगे, विकृत लगे, पर है यही खाटी, है ना, पुराने सोने जैसा खाटी, तो मैं इसी को रखूंगी। तो ये गुड। मेरा पर्सनल एक टच, उसके वजह से मैंने इसको नाम आप इंडिया योगिनी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। जी। आप उस प्रेसिडेंट बन के लिए आप महिलाओं के लिए कुछ काम भी करना चाहती हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट लाना चाहती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम इंडियन योगिनी एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, पैन इंडिया एक मूवमेंट है। तो हरियाणा चैप्टर की मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम इसके दौरान क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन ये है कि जो भी महिलाएं हैं, जो अपना घर बार तो संभालती है, बच्चों को देखती है, हस्बैंड्स को देखती है, इन-लॉज को देखती है, पर कहीं ना, या फिर ऑफिस गोइंग भी है, सब लोग जो भी है, वो कहीं ना अपना ध्यान रखना भूल जा रही है। पर घर की अगर सबसे बड़ी स्तंभ बना जाए तो वो महिला ही है। तो अगर माता
स्वस्थ तब ना जननी स्वस्थ तब ना बच्चा स्वस्थ, है ना। जो आने वाली गर्भवती माताएं भी होंगी वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो हेल्दी बच्चा कैसे पैदा होगा, जो हमारे फ्यूचर नेशंस के जो धरोहर होंगे। तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में ऐसी योगिनी, ऐसी साधिकाएं पैदा हो जाए, हम उनको ट्रेन करें, एम्पावर करें, सेल्फ रेजिलियंट वुमेन ऐसा पैदा हो कि वो अपने घर तो रखे ही ठीक, अपने चार पांच समाज के जो कम्युनिटी उनके आसपास है उनको भी वो एकदम मतलब हेल्दी, वाइज, स्मार्ट और सेल्फ रेजिलियंट और सेल्फ एम्पावर्ड ऐसा बनाए कि वो खुद भी अपना कुछ संस्थान या कुछ अपना कार्यक्रम चला सके। तो इसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है हमारी योगिनी होम स्टेज, जो अपने घर में ही, जो उनके पास रूम या विलेज या ऐसा कोई सेटअप है वहां पे वो जैसे एयरबीएनबी करता है, तो हम योगिनी होम स्टेज चालू किए हैं 2-3 शहरों में और 2-3 गांव में भी। वहां पे लोग आते रहते हैं एकदम सुंदर योगा के साथ, एक शुद्ध वातावरण में वो अपना वेकेशन एंजॉय करते हैं, और साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं वैसा। गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आपने ऑर्थोपेडिक्स भी सीखा है, आपने आयुर्वेदा भी सीखा है, आपने फेस योगा भी सीखा है, आपने स्वर विज्ञान भी सीखा है, जी मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग भी की है। जी अब इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को सबसे बड़ी चेंज लेके आती लाइफ में, अगर आप प्रायोरिटी रैंक देना चाहें? जी, अगर ऐसा बताऊं ना मैं, शायद ये ऐसा होगा ना, हाथ की पांचों उंगली में से कौन सा सबसे बेस्ट है ना उसमें चयन करें, सारी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ना। लाइफ क्या है ना, आपके खाने के प्लेट जैसा है, जैसे बोलते हैं कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सारे विटामिन चाहिए, वैसा मेरा कहना है लाइफ में आपको सब चाहिए। आपको माइंडफुल ब्रीदिंग भी चाहिए जो प्राणायाम आपको देगा, आपको स्वर विज्ञान से ये पता चलेगा कि किस कारण में आप कौन से नासिका से सांस लेंगे तो वो कार्य में आपको सक्सेस मिलेगा। मान लीजिए आप कोई यात्रा के लिए बाहर जा रहे हैं, स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस फॉर ए लॉन्ग ट्रेवल और मे बी फॉर ए सक्सेसफुल मीटिंग, आप अगर तब चंद्र स्वर में मतलब इनहेल करके फिर पैर आगे रखे और लेफ्ट पैर ही आगे रखे, तो ये आपके ये स्वर विज्ञान ऐसा है कि आपको उस कार्य में सक्सेस मिलने में हेल्प करेगा। बाकी तो देखिए भगवान की इच्छा। तो आप बोलेंगे कि फिर फेस योगा क्या, हम ऐसा दुनिया में रहते हैं जहां पे ना आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फेस योगा आपके फेस की लुकिंग वाइज भी हेल्प नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारी बीमारी से बचाएगी। और योगा का तो क्या ही कहूं मैं, जितना कहूं उतना ही कम है। ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिशन कभी छूट नहीं सकती, क्योंकि ये सब मिला के आपको एक बनाएगी होलिस्टिक पैकेज, है ना। आप बड़ा धमाका जैसा कर पाए जीवन में, तो वैसा आप बन जाओगे अगर आप सारे पिलर्स को बांध के साथ में चलो। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपने इतने सारे लोग की अपनी लाइफ में चेंज लेके आए हैं, आप बहुत सारे लोग लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं, जी उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे कि आपने किसी की लाइफ में कुछ चेंज लाया है, उस स्टोरी को शेयर करना चाहेंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी है, इतनी है कि शायद अभी मैं गिनना भूल जाऊं, पर एक स्टोरी मेरी बहुत पर्सनल है, ये मेरे प्रैक्टिस की इनिशियल डेज की है। वहां पे क्या हुआ था ना, तब वो व्यक्ति मेरे पास आया था, ऐसे ही मैं जैसे सेशंस लेती हूँ स्पेशल सेशंस, ऐसे ही आया था। मैं उनको जानती नहीं हूँ, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती। वो व्यक्ति करीब 65 साल के होंगे, पर उन्होंने ना जीवन में जीने की इच्छा खो दी थी। वो एक क्रोनिक किडनी डिजीज से थे और एलोपैथी ने जवाब दे दिया था। हो सकता है आगे कुछ साल तक अगर इंटरवेंशन नहीं मिलता तो शायद किडनी फेल हो जाती। वो मेरे पास ऐसे ही आए थे कोई एक सेशन के लिए, ऐसे ही आ रहे थे। फिर मेरे बातों से उनको इंस्पिरेशन मिली तो उन्होंने मुझे पर्सनल फिर कंसल्टेशन लिया। ऐसा हो गया था ना, वो व्यक्ति इतने मूर्छित हो गए थे ना, वो अपनी शादी में खुश थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, पर वो ना अपनी बच्ची को समय देने के, टाइम देने के लिए भी उनको इच्छा होती थी। वो एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से स्कूल टीचर थे, तो आर्थिक आय भी बहुत अच्छी नहीं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच करवा सके। तो वैसा उनका साथ हो रहा था कि वो कहीं भी उनका वेट लॉस हो रहा था किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ज्यादा कि वो अपने आप को आईने में देखना बंद कर दिए थे, और कोई भी किसी से मिलना, शादी ब्याह में जाना बिल्कुल बंद, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पाते थे। लोग उनको मॉक करते थे तो वो उनको अंदर अंदर और घुटन, वो एक ही दरवाजे में रहते थे, अपनी बच्ची के साथ भी उतना नहीं मिलना जुलना होता था। मतलब वो अपना जैसे मर जाओ तो बच जाओ ऐसा वाला सीन था। तो शुरुआत में मैंने उनको काउंसलिंग किया, फिर जैसे जैसे हम उनके थेरापीज और ट्रीटमेंट्स में आगे बढ़ते गए,
जब 1 महीना हुआ, उन्होंने मुझे एक दिन रोते-रोते सुबह ऐसे ही फिर एक दिन कोई योगा सेशन में वो आए, फिर उस दिन वो वीडियो ऑन करके योगा कर पा रहे थे। इतने दिनों में वो घबराते थे कि मैडम से मैं कैसे आँखें मिलाऊँ, कैसे देखूँ? मेरा वीडियो तो ऑन रहता था, उनका उतना नहीं रहता था क्योंकि सबके साथ वो कंफर्टेबल। उस दिन उनका पहली बार कॉन्फिडेंस आया। वो खुद से मेरे साथ 1 घंटा, बाकी सबके साथ 1 घंटा योगा किए। ये तो बहुत बड़ा चेंज था जो आदमी कुछ करने को छोड़ ही देता। उसके बाद उन्होंने एक दिन सुबह मुझे फोन किया, मैडम आज मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं आज अपने दोस्तों को लेके बॉयज ट्रिप पे गया हूँ और आज मैं खा पी पा रहा हूँ। उस दिन सिर्फ वो नहीं रोए, मैं भी रोई थी। वो मेरे इनिशियल ईयर्स की बात है। तो वो मतलब आज भी, और उनका नाम भी बहुत सुंदर है ना, सुन के मन ही बहुत। तो उस दिन उन्होंने अपने नाम का भी अच्छा रियलाइजेशन कर पाया। हर्ष जैसा होता है ऐसा उनका नाम का मीनिंग है, वैसा। आज की डेट में ना बहुत सारे लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं। स्ट्रेस तो है ही है, स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, बर्नआउट है, इमोशनल ओवरलोड है। क्योंकि आजकल पहले जमाने में था ना कि कम में ठीक है जो चल रहा है। आजकल देखो उसकी गाड़ी कैसे आई, हाँ, उसकी प्रमोशन कैसे, उसने तो ये कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर से यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहां पे देखो उसकी नई गाड़ी, उसने इतने करोड़ रुपए कमा लिए। हमें लगता है करोड़ रुपए तो क्या यार, कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ना क्या आप दैनिक अभ्यास बताएंगे जिससे उनकी लाइफ की समस्या थोड़ी कम हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए योग में मतलब अचूक एक रामबाण बताया है। ये ऐसा, मैं आपको हमारी योगी ग्रंथ जो फेमस हठ योगा के ग्रंथ है, हठ योग प्रतिपिका का एक श्लोक बताना चाहती हूँ, उससे बहुत ज्यादा। हठ योग प्रतिपिका के द्वितीय चैप्टर के दूसरे नंबर श्लोक पे ऐसा बताया है स्वामी स्वात्माराम जी ने, चले वाते चलम चित्तम निश्चलं निश्चलें भवेत्, योगी स्थापनो आपनोति ततो वायु निरोधयत। इसका मतलब ये है कि जितना हमारा वायु मतलब प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं वो जितना चलेगा उतना चंचल हमारा मन होगा। जैसे ही आप प्राण वायु पे नियंत्रण पा लेंगे, उसको रेगुलेट करना सीख जाएंगे ब्रीदिंग को, आपका माइंड भी काम हो जाएगा। तो इससे आती है प्राणायाम का इंपॉर्टेंस। तो जो भी लोग स्ट्रेस्ड, इमोशनल बर्नआउट है, मे बी टीनेजर्स हो, बच्चे हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी लाइफ में कोई भी चिंता नेगेटिव थिंकिंग सताती है, तो थोड़ा देर पॉज कीजिए, माइंडफुल 3 बार ब्रीदिंग कर लीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, छोड़िए मुंह से, इनहेल डीपली एकदम छाती से पूरा पेट तक सांस भर लीजिए और एक्सेल। सारे टेंशन नेगेटिविटी एकदम माउथ से रिलीज कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट है। इसके और थोड़ा डीपर जाना चाहे तो आप नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट ही, खाली मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं, दिन में 10 मिनट निकालना 24 घंटे में इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आपको बोल नहीं रही हूँ सुबह 5 बजे उठ के कीजिए। आप ऑफिस में बैठे हो, 2 मिनट के चाय ब्रेक में तो जाती हूँ, चाय पीने से पहले चाय का असर को थोड़ा कम कर दो, एसिडिटी नहीं हो तो इसलिए थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। थोड़ा बैठे हो, कैसे करते हैं मैं दिखा भी देती हूँ। दोनों हाथों की, देखिए दोनों हमारी जो फर्स्ट फिंगर है जो और मिडिल फिंगर है, हम इसको थंब के बेस पे फोल्ड कर लेंगे और बाकी 2 फिंगर, लास्ट 2 फिंगर्स हमारी जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट रहेंगे। इसको बोलते हैं नासिका मुद्रा या नासाग्रा या विष्णु मुद्रा। इस पे आपको राइट थंब को बंद कर देना है, राइट नोस्ट्रिल से बंद कर देना है। सिर्फ लेफ्ट से जब स्टार्टिंग करेंगे लेफ्ट से लेंगे। क्लोज योर आइज, इनहेल डीपली फ्रॉम द लेफ्ट, पूरा सांस ले लिया छाती गले तक, फिर क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम योर राइट, राइट से पूरा कंप्लीट एक्सेल करेंगे। अब फिर से राइट से ही लेना है, इनहेल फ्रॉम राइट, डीप इनहेलेशन हो गया तो क्लोज योर राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट स्लोली। ये 1 राउंड हुआ। इसको डेली जो आदमी 10-10 मिनट करेगा, मैं गारंटी देती हूँ स्ट्रेस उसके लाइफ से भाग जाएगा। हार्ट अटैक, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमा, क्या क्या डिजीज बताओ, पीसीओएस, पीसीओडी, दुनिया भर की कोई भी, कैंसर के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। डेली कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, बस खाने के साथ 1 से 2 घंटा अंतर रखें तो बहुत बेहतर। मुझे ना अपने स्कूल की बातें याद आ गई, जो हमारे टीचर करवाते थे हमें वो जी क्लास ग्राउंड में। चलिए, अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अभ्युदयम, उसको अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं?
जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा विजन ऐसा है कि मैं मॉडर्न साइंस को और जो हमारे एंशिएंट साइंस को दोनों को लाके एक ब्लेंड तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच में लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इस पे मेरे आगे का है कि 5 साल में मैं करीब करीब 1 से 10 लाख लोगों को ऐसा हेल्प कर पाऊं कि हर घर में, मेरे आसपास, मेरे होम स्टेट में, हर घर में ऐसे ट्रेनर्स, ऐसे साधिकाएं सब लोग तैयार हो जाए कि वो अपने कम्युनिटीज, अपने एरिया में, वो सबके हर घर में एक व्यक्ति ऐसा जागरूक बन जाए कि वो खुद ही अपना आहार विहार आचार खुद भी ठीक रखे और पूरे परिवार को भी ठीक रखे। ऐसी माताएं, ऐसी राम जैसे पुत्र को जन्म देने में, क्योंकि मुझे ये है कि जरूरी नहीं है कि हम आज की जनरेशन को भी सिर्फ ट्रीट करें, आने वाली जो पीढ़ी है उसका बीज गर्भ संस्कार से ही बोया जा सकता है। तो गर्भ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे जाके उसको भी बहुत बड़े पैमाने पे उसको लॉन्च करना चाह रही Good. तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके लिए, आपके लिए। हूँ। और हम चाहते हैं कि हम उस समय आपको फिर से बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के डेट में ना एक चैलेंज और भी आ रहा है। पैकेज तो करोड़ों में आ गए, ठीक है जी। ना। आप न्यूज़पेपर ले दो, ये होता है कि किसी का लाख रुपए साल का आ रहा है, वही बात है। हाँ। फिर लाख रुपए महीना हुआ। हम्म। अब करोड़ रुपए साल का नॉर्मल होने लग गया, बहुत जगह नॉर्मल करोड़ रुपए नॉर्मल दिखता है लोगों को। जी। लेकिन सक्सेसफुल तो आउटसाइड से सक्सेसफुल है, जी। इनसाइड से फेलियर है। जी। कि देखिए, अगर आपका मेडिकल साइंस बड़ा है, आपकी इनकम बड़ी है, तो लोग खुश होने चाहिए। खुश होने चाहिए। ना तो उल्टा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बीमारी हो गई, जब इतनी सुविधाएं आ गई हैं, इनकम बढ़ गई है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो हॉस्पिटल में चाहिए। यहाँ पे हर बार नया हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल मतलब जितने बड़ा होते हैं कम। जी। उसके लिए क्या बताना चाहेंगे, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जी। अ, आपने बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा है जो हर व्यक्ति को अपने आप से भी पूछना चाहिए। मैंने पूछा था अपने लाइफ में, तो आज मैं यहाँ पे आ पाई। मैंने, भगवान का शुक्र है कि मैंने सही टाइम पे वो, आपने जो आज मुझे पूछा वो मैंने 5 साल पहले अपने आप से पूछ लिया था। उस टाइम पे क्या कर रही हूं मैं, इतना कुछ है पर फिर मैं खुश नहीं हूं, क्यों खुश नहीं हूं, क्या कमी है। तो वो चीज हम ऐसे भाग दौड़ में ना कुछ बेसिक से लाइफ के पिलर्स भूल जा रहे हैं। जैसे हमारे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में हमेशा से बताते हैं, और ये हमारे योगिक फिलोसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्तंभ भी है कि जैसे यम और नियम, यम बताओ तो मैं वो मतलब 5 चीजें, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यमः, मतलब क्या, वो सोशल डिसिप्लिन, वो सोशल एथिक्स जो आपको डेली लाइफ में पालन करने चाहिए ताकि आप सोसाइटी के प्रति अच्छा रह पाए। जब हम ना ग्रेटफुल भाव से, गिविंग नेचर से, एटीट्यूड से चलते हैं ना, तो हमें आत्मिक शांति, मानसिक शांति मिलती है। जब हम हमेशा पानी का सोचते रहते हैं ना, अरे मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये नहीं दे रहा, भगवान जितना देते वो कम है, हमेशा खाली हिंसा करते, द्वेष करते लोगों के साथ, अरे जेलसी कर रहे, तो ये भाव जब तक रखेंगे ना, तो तब तक आप इनरली, इनर इंजीनियरिंग आपको करना है। वो यम और नियम आपको इनर इंजीनियरिंग सिखाता है। कैसे? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस नहीं करना है आपको, आपके आसपास के लोगों से या खुद के शरीर से भी। तो जैसे नॉन वायलेंस के साथ, जैसे आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, फिर भी आप लिए पड़े हैं, आपके लीवर के साथ नॉन वायलेंस आप वायलेंस कर रहे हैं ना, तो आपको नहीं करना है। फिर सत्य मतलब आपको सच अपने आप से भी बोलना है, क्या मैं सच में खुश हूं? नहीं खुश हूं तो सोचो, बैठो, जर्नलिंग पे लिखो, क्या आपको खुशी दे रहा है, क्या आपको नहीं खुशी दे रहा है। अगर नहीं खुशी दे रहा है पे उस पर काम करो, एक्शंस लो, क्या करने से आपको खुशी मिलती है। गार्डनिंग करो, थोड़ा नाच लो, गा लो, गाना सुन लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, तो भी ईश्वर प्रणिधान करोगे तो भी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो नियमा, वो अपने लिए, ये जो इनर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पिलर है, वो उसमें ऐसा बताया जाता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमा। ये ऐसा है, शौच से तो आप समझ ही सकते, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस कैसा, मेंटल क्लीनलीनेस भी, मतलब जो डिजिटल दुनिया में हम जी रहे ना, थोड़ा डिटॉक्स की भी जरूरत है। कॉन्स्टेंटली अगर इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब देखते रहेंगे तो आपको वो एंजाइटी आएगी। आपको कुछ देर ये फोन को भी साइड में रखना है, अपने साथ थोड़ा बैठना है, थोड़ा ऐसे अपने साथ बातें करनी है, स्वाध्याय करना है, अपने आप को स्टडी करना है कि मेरे क्या पोटेंशियल है। और फिर थोड़ा संतोष, जो सबसे बड़ा,
संतोष परम सुखम, है ना? कि लोग भले ही क्या कर रहे हो, क्या मेरे पास जो है क्या मैं उससे खुश हूं? मेरे को मान लीजिए पर डे मुझे मान लीजिए सपोज 100 kg राइस चाहिए, तो क्या मेरे पास है? क्या मेरे पास सारा खाना है पर्याप्त? मेरे पास सारे साधन है जीवन जीने के, एक्सेसरीज, ड्रेसेस, गारमेंट्स, क्या जो है मेरे पास चल जा रहा है ना? तो क्यों बाकी लोग करें, मैं क्यों दुखी हूं? वो उनका जीवन है, उनका कर्मा है, मेरा जो कर्मा है उसके हिसाब से मुझे मिला है। तो वो संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर तब मतलब कि अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का ही नाम तप है। तो वो चीज जब हम करेंगे, अपने आप को एक हैबिट ट्रैकर के थ्रू फॉलो करेंगे, लाइफ के डेली हैबिट्स, टाइम टू टाइम योगा, टाइम टू टाइम आप आसना, फिर टाइम टू टाइम थोड़ा जर्नलिंग, माइंडफुल ईटिंग, मतलब फोन करते करते खाना नहीं खाए, ये सब हैबिट्स, ताकि डाइजेशन आपका एप्ट रहे। फिर हमेशा ग्रेटिट्यूड भाव और सबको ब्लेसिंग्स देना, है ना, स्माइलिंग फेस के साथ सबको ग्रीट करना, ये सब जब हम करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना हमारे मन से, सबकॉन्शियस माइंड से वो नेगेटिविटी चली जाएगी और हम बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशनल स्टेट में वाइब्रेट करेंगे, ऑरा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज अच्छी हो जाएगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो बहुत चीजें आपने बताई। क्या हम अपनी जितनी भी ऑडियंस है उस उनके साथ आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है वो शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल so शेयर that करती हूँ। ताकि आपके पास लोग कोई आपसे क्वेरी करना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, वो आपकी सॉल्व कर सकता है आपकी जी जो भी जी, प्रॉब्लम है। आप मेरा नंबर और जो भी मेरे डिटेल्स है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप वीडियो के इसमें लगा दीजिएगा। और फिर साथ ही अभ्युदय मेरे चैनल का नाम है, वही मेरे कंपनी का नाम है, वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब में है, तो जरूर आप उसको हाईलाइट कर सकते चलिए, आप जितने लोगों ने अभी पॉडकास्ट देखा होगा तो उनको एक समझ में आया होगा। देखिए, सक्सेस चाहिए एकेडमिक में, वो भी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी है, लेकिन उसके सबके बावजूद एक तीसरा ऑप्शन भी है। जब हेल्थ पे आती है तो आप योगा सीख कर अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो। जी। योगा सिखाकर आप अर्न भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है बिल्कुल कि वो फिक्स लाइन है, स्कूल बहुत नंबर लेके आओ ताकि अच्छी जॉब मिले, उसके बाद में लाइफ अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत रियल एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, और कुछ हो जाए ना, जैसे मोनी जी ने बताया, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बस लग जाइए, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा और आपको नए थॉट्स भी आ जाएंगे कि क्या करना है। जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे भगवान आपको जरूर देगा। जैसे ही हम प्राणायाम ज्यादा करते हैं, हमारा आज्ञा चक्र डेवलप हो जाता है, तो फिर इंट्यूशन अच्छे आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।